इंडियन इकोनॉमी के एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आर्थिक नियोजन कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और आर्थिक नियोजन के क्या लक्ष्य होते हैं। तो आर्थिक नियोजन का जो सीधा सीधा जो अर्थ है भारतीय संदर्भ में, वह है पंचवर्षीय योजनाओं से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि योजना की परिभाषा या योजना को ही कहते हैं नियोजन, और आगे लिखा है आर्थिक नियोजन। अर्थात जो भी क्रियाकलाप धन से संबंधित होते हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं, इसलिए आगे आ गया आर्थिक नियोजन। अर्थात इसमें अर्थव्यवस्था के विकास करने संबंधी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। तो इसको देख लेते हैं कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसको इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि प्लान की परिभाषा क्या होती है, योजना किसे कहते हैं, नियोजन किसे कहते हैं। तो परिभाषा है कि योजना एक ऐसी रणनीति है, योजना एक ऐसी रणनीति अर्थात एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसे योजना या उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें आ रही हैं कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य अर्थात जब कोई भी योजना बनाई जाती है तो उसमें कौन कौन से लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, कि कृषि का कितना विकास करना है, उद्योग धंधों का कितना विकास करना है, सर्विस सेक्टर का कितना विकास करना है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों के विकास के सारे लक्ष्य पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। उसके बाद उसका एक समय भी होता है। तो जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल होता रहा है वह है 5 वर्ष, अर्थात पंचवर्षीय योजना का सीधा सीधा अर्थ निकल गया, मीनिंग निकल गई। 5 वर्ष की योजना तो एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात भारत में जब भी कोई पंचवर्ष योजना बनी तो उसके लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और उनका समय फिक्स होता है, जैसे कि हमने कहा 5 वर्ष, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उन पे काम किया जाता है कि किस प्रकार से उन लक्ष्यों को देश के विकास के लिए प्राप्त करें। तो इस प्रकार से यह परिभाषा हो गई आर्थिक नियोजन की, यह योजना की, कि जिसे कि हम नियोजन, आयोजन या योजना अर्थात विभिन्न नामों से जानते हैं। अब बात करते हैं योजना या आर्थिक नियोजन के बाद, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो अब बात आती है कि भारत में आर्थिक नियोजन की जरूरत क्यों पड़ी, कि भारत को पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनानी पड़ी। अमेरिका ने तो ऐसा नहीं किया, ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमें ऐसा क्यों करना पड़ा। तो इसका संक्षेप में उत्तर है कि गुलामी से प्राप्त, क्योंकि हमारा जो देश था वो लगभग 200 वर्षों तक गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़कर चले गए। तो हमें विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली वो कैसी थी, जर्जर, गतिहीन और पिछड़ी थी। जर्जर जैसे एक भवन होता है कि जर्जर अभी भी गिर सकता है, ऐसे ही अर्थव्यवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमें मिली थी। गतिहीन थी, उसमें कोई गति नहीं थी, गतिशील होना चाहिए था, गतिहीन थी, कोई प्रगति उसमें नहीं थी, पिछड़ी थी, कृषि का क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, अर्थात हमारा जो खाद्यान्नों का उत्पादन था बहुत कम था, शिक्षा का स्तर बहुत कम था, रोजगार का स्तर बहुत कम था, मतलब हर क्षेत्र में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह पिछड़ी हुई थी। इसलिए क्या हुआ कि देश का विकास कैसे करना है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो सरकार के सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली है, जो कि एकदम से जर्जर है, उसको कैसे विकास की पटरी पर लाना है। तो इसलिए उन्होंने चरणबद्ध तरीके से देश का विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन को चुना। कि देश की सरकार ने, अर्थात उस समय जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में मिली है वह अच्छी नहीं है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ है, देश बहुत पिछड़ा हुआ है, आर्थिक संसाधन नामात्र के हैं, प्राकृतिक संसाधन जरूर हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, तकनीकी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देश का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा कि विकास करने के लिए चरणबद्ध तरीके से ही देश का विकास किया जा सकता है, चरणबद्ध तरीके से। इसलिए 5 ईयर प्लान को चुना गया कि हम 5 साल में इतना विकास करेंगे, अगले 5 साल में इतना करेंगे, फिर अगले 5 साल में, फिर अगले 5 साल में। इस प्रकार से हम देश का स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन की जरूरत पड़ने का मुख्य कारण यह था। ओके, इसलिए भारत में पंचवर्षीय योजना को नेहरू सरकार ने शुरू किया। अब बात आगे करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में बनाई जाती थी वो कौन बनाता था। तो इसके लिए सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो क्या करेगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगा। ओके, और उसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। तो जो योजना आयोग होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें केवल उस समय योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, कि जो कि योजना आयोग का सचिव होता है या सरकार जिसको चाहे उसको बना लेती है। तो उस समय एकदम से 15 मार्च 1950 में ये हो गया कि पूरा का पूरा जो अधिकार हो गया देश का विकास करने का, वह केवल केंद्र सरकार के पास आ गया। अब बात थी क्योंकि भारत राज्यों का संघ है तो राज्यों के पास अधिकार नहीं आ रहे थे, इसलिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई और राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री भी आ गया, योजना आयोग का सचिव भी आ गया और इधर प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री भी इसमें आ गया और मिलजुल कर फिर पंचवर्षीय योजनाओं का एजेंडा तैयार किया जाने लगा। अगली बात है कि जो योजना आयोग है या राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये दोनों जो चीजें हैं यह गैर सांविधिक इकाइयां या निकाय हैं, नॉन स्टेटूटरी बॉडी हैं। इनका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए इनको कहा जाता है गैर सांविधिक निकाय। ऐसी बॉडी है, ठीक है। और सांविधिक बॉडी कौन सी होती है, जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग, उसका प्रावधान किया गया है भाई इसमें कितने मेंबर होगा, इसका काम क्या होगा, ठीक है, संविधान में व्याख्या की गई है। निर्वाचन आयोग के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है, ठीक है। वित्त आयोग के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है। लेकिन जो यह प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है या राष्ट्रीय विकास परिषद है, यह एक गैर सांविधिक इकाई है और इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है भाई, गैर सांविधिक इकाई क्यों है, यो निकाय क्यों है। तो सरकार यदि कोई अलग से, जैसे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बना दिया, ठीक है, एक संविधान में इसका प्रावधान कर दिया, तो सारे राइट क्या होते हैं, इसके पास चले जाते, तो सरकार के पास क्या बचता। तो इसलिए देश के विकास की यह महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं होती हैं कि सारी की सारी जो पावर रहे वो किसके पास रहे, केंद्र सरकार के पास रहे। इसलिए सरकार ने जो निकाय है, जो बॉडी है, अपने पास रखी हुई है। जब भी सरकारें बदलती हैं तो वो अपने अनुसार क्या करती हैं, योजनाओं को बनाती हैं। तो इस प्रकार से जो योजना आयोग है या राष्ट्रीय विकास परिषद है, मुख्य रूप से ये जो है यह ये मान के चलें कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो उनकी हाथ की कठपुतली बन जाती है। और यदि एक स्पष्ट प्रावधान रहता तो फिर ऐसा नहीं होता, लेकिन सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि सारी पावर जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है इंडिया में। ओके, ये तो बात हो गई साहब यहाँ पे क्लियर।
अब ये भी बात हमने पहले कर दी कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है। ओके, अब अगला बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन, कि भारत में 5 वर्ष की योजना बनेगी, उसके लक्ष्य निर्धारित होंगे, कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, किसको प्राथमिकता देंगे, इस प्रकार का प्लान, ये कॉन्सेप्ट, विचार कहाँ से आया? तो यह विचार जो भारत ने लिया, यह लिया पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ देश से लिया, जो कि वर्तमान में नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ के साथ रूस था, ठीक है, और अन्य भी जो 15 गणराज्य थे वो क्या हो गए, अलग हो गए, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो नाउ इस समय रूस है, तो इसलिए लिखा है पूर्व सोवियत संघ से भारत ने आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं को लिया। अगला, इसमें बात पहले भी कर चुके हैं कि आर्थिक नियोजन का जो प्रणेता है भारत में, ये जन्मदाता, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, क्योंकि वही देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना होगा, तो उसी के पास तो चुनौती थी कि देश का विकास कैसे करना है, तो उन्होंने ही सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया, ठीक है, सोवियत संघ से लाए, विचार को पढ़ा, और इसलिए उनको पंचवर्षीय योजनाओं का जन्मदाता या प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से स्टार्ट हुई? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, वह हुई 1 अप्रैल 1951 को। पहली पंचवर्ष योजना भारत में शुरू हुई 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है, और खत्म हुई 31 मार्च 1956। तो इस प्रकार से पूरे 5 साल हो गए। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च, क्योंकि भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, जबकि नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए पंचवर्ष योजना की शुरुआत, पहली पंचवर्ष योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और 31 मार्च 1956 को समाप्त हो गई। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब करते हैं बात आगे लक्ष्य, कि जो यह आर्थिक नियोजन है, इसका लक्ष्य क्या होता है? ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? तो इसके जो लक्ष्य हैं, उनको 2 भागों में हम देख सकते हैं। पहला देखते हैं हम अल्पकालीन लक्ष्य, शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं, वो होते हैं कि जैसे 5 साल की योजना में, कि पंचवर्षीय योजना कि माना कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना होगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो इसमें जितने भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए, उन्हें कहेंगे अल्पकालीन लक्ष्य, क्योंकि इनको 5 साल के अंदर प्राप्त करना है, ये मान के चला जाता है। और दूसरा आता है लॉन्ग रन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, दीर्घकालीन लक्ष्य। अब दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं, वो लंबे समय के लिए होते हैं। अब कितने लंबे समय के लिए होते हैं? देखिए, जब पंचवर्ष योजना शुरू होती है, अगले 20 साल की योजना, मतलब जो योजना आयोग है, वह योजना शुरू जैसे ही होती है, उससे अगले 20 साल आगे के बारे में सोचता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दीर्घकालीन जो लक्ष्य होता है, अगले 20 साल की योजना होती है गवर्नमेंट के पास, और उस योजना को कहते हैं परिप्रेक्ष्य योजना। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? परिप्रेक्ष्य योजना या पर्सपेक्टिव प्लान। तो यह दीर्घकालीन लक्ष्य है को जिसको कि क्या लंबे समय प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य आते हैं उनको शॉर्ट रन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो अल्पकालीन लक्ष्य हैं, जब इनको प्राप्त करेंगे 1 दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जैसी योजना आगे बढ़ती चलती जाती हैं, तो फिर हम इस लक्ष्य की ओर या इस लक्ष्य की जो भूमिका देश के अंदर होती है, वो पूरी की तरह बन जाती है। वर्षीय योजनाओं के द्वारा सरकार किन किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है, अब इस पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि लक्ष्य की ओर, कि पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं, उनके लक्ष्य क्या होते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य अनेक होते हैं। तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में, जो कि सामान्य लक्ष्य या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि जिनको प्राप्त करने
का दीर्घकालीन प्लान होता है, शॉर्ट रन में इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो लक्ष्य क्या है पंचवर्षीय योजनाओं के? लक्ष्य बहुत हो सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास करना है, गरीबी दूर करना है, कृषि का विकास करना है, शिक्षा का विकास करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है, बेरोजगारी दूर करना है, भू सुधार करना है, अर्थात तमाम प्रकार कई प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन हम सारे लक्ष्यों को केवल 4 हेडलाइन में ही क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं पंचवर्षीय योजनाओं के। पहला आता है समवृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है ये पहला लक्ष्य होता है पंचवर्षीय योजना का। इंडिया में और समृद्धि में क्या करना है, किस चीज का ग्रोथ करना है? वो ग्रोथ करना है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का, कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, या वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश में करना है कि जिससे कि देश में जितने लोग हैं उनको वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति हो सके। तो क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की भारी कमी थी। तो क्या बात आई उस समय कि क्या समृद्धि करनी है, क्या ग्रोथ करना है? कृषि पर फोकस किया गया कि भाई खाद्यान्नों या अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना है, उद्योग धंधों का विकास करना है, इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर का, बीमा सेक्टर का विकास करना है, परिवहन के साधनों का विकास करना है, क्योंकि उसमें जो सड़कें थी नाम मात्र की थी, बैंक जो थे वो नाम मात्र के थे, ठीक है, बीमा नाम मात्र का था। मतलब हर जो चीज थी कि जब फर्स्ट योजना चली तो कुछ भी देश में नहीं था, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो इकोनॉमी हमें विरासत में अंग्रेजों ने दी थी वो एकदम से जर्जर, गतिहीन, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। तो इसलिए पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया समृद्धि का, कि हमें समृद्धि को प्राप्त करना है, और इसके अंतर्गत आता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जैसे कृषि वस्तुओं का, ठीक है, उद्योग धंधों का, और उद्योग धंधों से क्या बनेंगी, औद्योगिक वस्तुएं बनेंगी। बैंक से, ठीक है, यदि उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, कृषि का विकास करना है तो बैंक चाहिए जहाँ से पैसा लोग उधार लेंगे। इसी प्रकार इसको हम समझ सकते हैं समृद्धि को, या वस्तुओं और सेवाओं के टोटल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, जिसको कि जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी माप जो की जाती है प्रतिवर्ष वो जीडीपी के रूप में की जाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में की जाती है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, जितना इसकी वैल्यू होगी, अर्थात जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो ये बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जीडीपी को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? जीडीपी को बढ़ाना है। अब बात कर लें, यदि हम जीडीपी की तुलना केक से कर लें, ठीक है, केक से कर लें, तो यदि केक क्या होगा, छोटा होगा, केक क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मीनिंग हो गया कि जीडीपी भी छोटी होगी। और केक जब छोटा होगा, जब देश के लोगों के बीच बांटा जाएगा तो कम लोगों को ही प्राप्त होगा। अब जीडीपी का यदि आकार बढ़ता है, अर्थात केक जितना बड़ा होगा उसका वितरण उतने ही अधिक लोगों तक हो पाएगा, ज्यादा लोग उसका उपभोग कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर समृद्धि में क्या करना है, जीडीपी को बढ़ाना है। ओके, दूसरा जो लक्ष्य है वो है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करना है। अब आधुनिकीकरण में क्या होता है कि चाहे कृषि है, उद्योग है, ठीक है, और चाहे बैंकिंग सेक्टर है, इन सभी क्षेत्रों में नई तकनीकी का प्रयोग करना है, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, क्योंकि नई तकनीकी के प्रयोग के द्वारा उत्पादन को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि भारत में जब देश आजाद हुआ था इंडिया, तो उस समय अनाज की भारी कमी थी, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, इतना प्रोडक्शन देश के अंदर नहीं था, तो इसलिए भारत को विदेशों से, अमेरिका से आयात करना पड़ता था। तो फिर यदि हमें अन्न का उत्पादन अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में पहले जो बीज प्रयोग हो रहे थे वो पुराने किस्म के बीज थे, ट्रेडिशनल सीड्स थे, और उनकी उपज थी कम, अनाज बोते थे ज्यादा और उत्पादन होता था कम। इसलिए नए बीजों के प्रयोग पर जोर दिया गया कि हम क्या करेंगे, हाइब्रिड किस्म के
बीज लाएंगे, विदेशों से लाएंगे, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी तो हमारे पास थी नहीं, इसलिए विदेशों से लाए गए, उसको बोएंगे और कृषि के उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से नए बीजों का प्रयोग किया गया कृषि के अंदर। ठीक है। इसी प्रकार से जो उद्योग धंधे थे, जो मशीनें थी, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट उस समय विदेशों में चल रही थी, उसका आयात किया गया भारत में। कि भारत में जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रियां उस समय लगाई गई। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण, ऐसा नहीं कि आधुनिकीकरण तब चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, अभी भी ये तो चलता रहेगा। ये सामान्य उद्देश्य हैं, जब तक देश है तब तक ये चलते रहेंगे। तो कुल मिला के आधुनिकीकरण जब फर्स्ट जो प्लान था वो शुरू हुआ था, तब भी था और अब भी है। ओके, आज भी आधुनिकीकरण लगातार चल रहा है। जिस प्रकार से आज क्या हो रहा है, हर चीज का डिजिटलीकरण हो रहा है, हर चीज क्या हो रही है, ऑनलाइन हो जा रही है, जिसकी पकड़ हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण में एक उदाहरण हमने आपको दिया कि नई तकनीकी के प्रयोग के द्वारा कृषि में, उद्योग धंधों में, बैंकिंग या अन्य भी जो भी सेक्टर हैं, उनके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो कम समय में अधिक प्रोडक्शन करेगी, अधिक उत्पादन करेगी, फिर हमारी जीडीपी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। जैसे हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो एक जमाना वो था कि जब पूरा काम हाथ से हुआ करता था, बैंक के बाहर लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन अब देखें आप, हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह जो नतीजा है, यह आधुनिकीकरण का है। ओके, ये दूसरा गोल हो गया किसका, पंचवर्षीय योजनाओं का, जिसको हम कह रहे हैं लक्ष्य, योजनाओं के लक्ष्य का ये दूसरा भाग हो गया। और इसी में आता है आधुनिकीकरण में, क्योंकि देश में जो हमारी सामाजिक सोच है उसको भी बदलना है। और विशेष रूप से बात आती है नारी अधिकारों की। जो महिलाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं वो पुरुषों के बराबर ही होने चाहिए। उनको जॉब में वही स्थान मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलता है। इसलिए इसमें बात कही गई कि आधुनिकीकरण के अंतर्गत ये नहीं कि कृषि, उद्योग, बैंकिंग, हर सेक्टर का आपने आधुनिकीकरण कर दिया, लेकिन महिलाओं को राइट नहीं दिए, तो उसे पूरा आधुनिकीकरण नहीं कह सकते हैं। इसलिए आज भारत के अंदर जितनी महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। इसलिए नारी सशक्तिकरण की बात भी आधुनिकीकरण के अंतर्गत आती है। और यदि नारी अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाए तो उसे कहेंगे परंपरागत सोच। तो पहले थी परंपरागत सोच कि नारी जो थी वो घर के अंदर तक ही सीमित थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो नारियों को बहुत सारे जो राइट्स थे वो दिए गए। ठीक है, और आज जो है नारियां, ये जो महिलाएं हैं, वह पुरुषों से धीरे धीरे आगे निकलती जा रही हैं, जो कि बड़ी या बड़े खुशी का विषय है। अगला देखिए, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वह है आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता किसमें प्राप्त करनी है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो जो इकोनॉमी थी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, वो हमें कैसे मिली थी, तो उस समय हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो पूंजी चाहिए थी, और इसके अलावा जो खाद्यान्न थे वो विदेशों से मंगाने पड़ रहे थे। तो इसलिए लक्ष्य रखा गया कि जिनको हम विदेशों से मंगा रहे हैं उनको देश में ही पैदा करना, उनको देश में ही पैदा करना, उसे ही कहते हैं आत्मनिर्भरता। जैसे कृषि प्रोडक्ट, जैसे हम गेहूं अमेरिका से उसमें मंगा रहे थे, तो गेहूं देश में इतना पैदा करना कि अमेरिका से ना मंगाना पड़े। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया कि हम विदेशों की जो पूंजी अभी यूज कर रहे हैं, जो तकनीकी यूज कर रहे हैं, जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, यदि उनको देश में ही बनाया जाए तो देश का फायदा होगा, उतना पैसा बचेगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। अर्थात जो वस्तु हम पहले आयात कर रहे थे और यदि उन्हीं को देश में बनाना शुरू कर दें तो इसको कहेंगे आयात प्रतिस्थापन।
कि जिसको हम आयात कर रहे थे उसका प्रतिस्थापन अब देश में हो गया है, अब देश में ही उसका प्रोडक्शन किया जाने लगा है। इसके साथ ही क्या हुआ कि हमें विदेशी पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी, तो निर्यात को प्रोत्साहन, कि अब यदि हम वस्तुओं और सेवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो क्या करेंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे। जब आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है, जब हमारी जरूरतें पूरी होंगी देश की, तो तभी जाके हम निर्यात करेंगे। तो निर्यात को प्रोत्साहन की बात भी इसमें कही गई, क्योंकि हमें विदेशी पूंजी चाहिए तो अपनी वस्तुएं और सेवाएं हमें विदेशों में बेचनी पड़ेगी, तभी जाके हमें उन देशों की पूंजी प्राप्त होगी। ओके, तो ये हो गया आत्मनिर्भरता। और अंतिम जो है वो है समानता, जिसे इक्वलिटी कहते हैं। अब समानता कहाँ है कि हमने समृद्धि भी प्राप्त कर ली, हमने दूसरा जो लक्ष्य है आधुनिकीकरण भी प्राप्त कर लिया, आत्मनिर्भरता भी इधर प्राप्त कर ली। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक वर्ग ऐसा होगा कि जिसके पास धन दौलत ज्यादा होगी, और एक वर्ग ऐसा भी होगा कि जिसके पास धन दौलत बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। इसलिए बात कही गई कि समानता की, कि देश के अंदर जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए उसमें जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार हो। जो गरीब से गरीब आदमी है उसको भी न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इसलिए समानता की बात कही गई है। क्योंकि जब पैसा किसी के पास ज्यादा होता है और किसी के पास कम होता है तो उसे कहते हैं आर्थिक विषमता। तो इस विषमता को कम करना है, क्योंकि आज आप देखिए इंडिया में एक बड़ा तबका क्या है, बहुत अमीर है, उसके पास अरबों रुपया है, और एक तबका ऐसा भी है जो रोड पे सोने के लिए क्या है, विवश है। एक वक्त की रोटी पाने के लिए क्या है, तड़पता रहता है। ऐसी कंडीशन भी इंडिया के अंदर है। लेकिन योजना में यह रखा गया कि हम क्या करेंगे कि विकास के जो लाभ हैं वह जन सामान्य तक पहुंचे, जो गरीब आदमी है उस तक भी पहुंचे, और उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है कि उसे भोजन मिल सके, उसको कपड़ा मिल सके, उसके पास आवास हो, वो पढ़ लिख सके, शिक्षा उसके पास हो, अर्थात स्कूल खोले जाएंगे इसके लिए, स्वास्थ्य तक उसकी पकड़ हो, अर्थात वो अपने को डॉक्टर तक दिखा सके। ठीक है, उसके पास ऐसी सुविधाएं, जैसे वर्तमान में हम बात कर लेते हैं आगे कि मनोरंजन के साधन उसके पास हो, पेयजल की अर्थात साफ पानी उसके पास हो, स्वच्छता उसके पास हो, अर्थात बहुत सारी जो सामान्य सुविधाएं हैं वह देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, तभी जाके बात की जा सकती है समानता की। तो इस प्रकार से भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें 4 लक्ष्य बताए गए हैं, और इन 4 लक्ष्यों के अंदर ही तमाम छोटे बड़े लक्ष्य सब इसी के अंदर समा जाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि हम यदि लाइन में लिख जाएं तो 25-30 हो जाएंगी, उसको हम गागर में सागर भरने का काम यहां पर कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रही है कि उसने 4 लक्ष्य बता दिए, इसमें ही सारे लक्ष्य आ गया कि समृद्धि होगी, तो सीधी सीधी बात है कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका पैसा आएगा, पैसा उनके पास आएगा तो गरीबी दूर होगी। ठीक है, उनको खाने पीने की हर चीजें क्या होंगी, उपलब्ध होंगी, तो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, या योजना किसे कहते हैं, या आयोजन किसे कहते हैं, और भारत में आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया, कौन सी परिषद बनाई गई, कौन सा इसका जन्मदाता है, और पंचवर्षीय योजनाओं के अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य के बारे में बताया। और यहाँ पर हमने पूरी बात की कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं वह 4 होते हैं। बस इन लक्ष्यों को आप याद कीजिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को याद कीजिए, राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसको याद कीजिए, ठीक है,
और योजना की परिभाषा, यदि हम इन उद्देश्यों को समझ लें तो सारी योजना समझ में आती है। और वर्तमान में जो योजना आयोग है उसका नाम तो बदल दिया गया है, लेकिन जितनी योजनाएं बन चुकी हैं उनको तो पढ़ना ही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है कि वर्तमान में योजना आयोग का जो नाम 2015 में बदल कर आ गया वह है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे।